हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब जो है ना स्वर और व्यंजन के मेल से अगर विसर्ग संधि में विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या किस में संधि होगा, तो स्वर और व्यंजन में, यानी कि विसर्ग में, यानी कि स्वर और व्यंजन में जो है क्या होगा, मेल संहिता होगा। ठीक है, इसके कुछ जो है प्रमुख नियम है। ठीक है, तो क्या होगा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए, पहला जो है यहाँ पे सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, खर या खर जो है प्रथम वर्ण के साथ जो है क्या होगा, खर प्रत्याहार और प्रथम वर्ण के साथ, यानी कि विसर्ग संधि का मेल होगा ना, तो क्या हो जाएगा, तालाब, यानी कि वो जो है दंती स में बदल जाएगा। देखिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सत्व संधि। सत्व संधि देखिए, विसर्ग संधि का जो है एक प्रमुख भेद है। सत्व का अर्थ होता है, क्या होता है, स्व का भाव आ जाना। ठीक है, इसी संधि के अनुसार जो है विसर्ग संधि के स्थान पर उसके बाद जो है आने वाले वर्णों के प्रभाव से जो है तीन, यानी कि इस संधि के अनुसार जो है विसर्ग के स्थान पर उसके बाद आने वाले, यानी कि विसर्ग के साथ जो वर्ण जो है संधि करेगा उसके अनुसार जो है उसके प्रभाव से जो है तीन प्रकार के यानी कि दंती स, यानी कि दलावे स, मूर्धन्य स और दंती स में से कोई एक हो जाता है। देखिए, विसर्ग के साथ अगर कि कोई भी वर्ण जो है संधि करेगा ना, तो वर्ण के जो जिस वर्ण के साथ विसर्ग संधि करेगा वो वर्ण के हिसाब से जो है ये तीन प्रकार का स हो जाता है। ठीक है, तो सत्व संधि के नियम जो है तीन होते हैं। ठीक है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि विसर्ग किस वर्ण के जो है कौन सा वर्ण के बाद आ रहा है। ठीक है, तीन नियम है इसके। तो देखिए, एक पहला नियम क्या है, स यानी कि तालव्य सकार में परिवर्तन। देखिए, तालव्य सकार, यदि विसर्ग के बाद जो है च छ या स वर्ण आएगा ना, यानी कि मान के चले ना च वर्ग, ठीक है, या तालव्य स आएगा ना, च छ या तालव्य स, तो उसका विसर्ग, उसके विसर्ग के स्थान पर जो है ना क्या हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। ठीक है, च छ के बाद अगर आएगा कौन, च छ, तालव्य स के बाद अगर तालव्य स के बाद अगर कौन आता है, विसर्ग, यानी कि मेल होगा ना किसके साथ, तो च छ और तालव्य स के साथ अगर विसर्ग का मेल होता है तो ये विसर्ग क्या क्या हो जाता है, तो तालव्य स। देखिए, निह चल, तो विसर्ग है ना यहाँ पे, और च है यहाँ पे, तो संधि होगा ना यहाँ पे, कौन सा, सतु, यानी कि सत्व संधि होगा ना। देखिए, निश्चल बन गया, स बन गया विसर्ग। राम और च है यहाँ पे, और विसर्ग के साथ यहाँ पे मेल होगा तो यानी कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, च बन जाएगा, तो यानी कि तालव्य स बन जाएगा, तो रामस चलती है ना, दुःशासनम, तो विसर्ग है यहाँ पे और स है तो दुःशासनम बन गया। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम जो है ना, दूसरा नियम मूर्धन्य सकार में परिवर्तन। देखिए, यदि विसर्ग के बाद जो है टवर्ग, यानी कि ट ठ या ट ठ, यानी कि ट ठ या मूर्धन्य स वर्ण आता है ना, तो विसर्ग के स्थान पर जो है क्या आ जाता है, तो मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के साथ अगर ट ठ या तो मूर्धन्य स का जो है होगा ना मेल विसर्ग के साथ, तो विसर्ग के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, तो मूर्धन्य स ही हो जाएगा। देखिए, ट ठ, तो धनु टकार, तो विसर्ग के आगे क्या है, तो ट है, तो क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स, धनुष टंकार। ठीक है, निह टूर, यानी कि निह ठूर, ठ आ गया, और विसर्ग क्या में बदल जाएगा, विसर्ग रहेगा, यानी कि तो क्या चीज़ में बदल आएगा, निष्ठुरा। ठीक है, राम टीकते, तो ट है और विसर्ग क्या चीज़ में बदल जाएगा, रामस टीकते। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है दूसरा भी नियम हम लोग पढ़े। अब तीसरा नियम देखिए क्या होता है। तीसरा नियम देखिए, स में परिवर्तन। देखिए, यदि विसर्ग के बाद जो है प थ या दंती स वर्ण आता है ना विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के स्थान पर दंतीय स हो जाता है। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद जो है त थ या दंती स के साथ मेल होगा विसर्ग को, यानी कि विसर्ग का मेल किसके साथ, तो त थ या दंती स के साथ, तो उसका जो है दंती स ही हो जाएगा विसर्ग का। देखिए कैसे, नमः ते, तो यहाँ पे त है ना, त के साथ और विसर्ग, ये दोनों मिलके त और विसर्ग मिलके क्या बना दिया, नमस्ते। नि
निस्तेज, तो विसर्ग क्या है और ते है तो क्या हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, बालह तरती, तो बालस तरती हो गया, यानी कि विसर्ग जो है क्या बन गया स बन गया। ठीक है, तो ये जो है ना संस्कृत व्याकरण में सत्व संधि का मूल सूत्र विसर्जनीयस्य सह है। ठीक है, विसर्जनीयस्य सह यानी कि विसर्ग जो है सह में बदलेगा, जिसके अनुसार विसर्ग के बाद जो है खर प्रत्याहार के वर्ण जो है आने पर विसर्ग को स हो जाता है, यानी कि विसर्जनीयस्य सह, यानी कि सह का क्या हो जाएगा विसर्ग का जो है विसर्जनीयस्य सह, यानी कि विसर्जनीय विसर्ग का जो है सह कैसे बनता है वो। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद स को आगे के वर्णों के अनुसार चुत्व संधि या सुट्टु संधि के नियमों से क्रमशः स यानी कि तलाबे स या मूर्धन्य स में बदल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है संस्कृत व्याकरण में जो है ना सत्व संधि का सूत्र क्या होता है विसर्जनस्य सह होता है, जिसके अनुसार जो है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आने पर जो है विसर्ग को स क्या हो जाता है तो स हो जाता है। इसके बाद जो है स को आगे के वर्णों के अनुसार बताए थे ना चुत्व संधि, यानी कि कौन तो व्यंजन संधि में पढ़ाए थे अष्टो नाष्टु और अस्तो नास्तु अस्तो नाश्चु। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो है टवर्ग के साथ हो रहा है ना स का मेल टवर्ग के साथ जो है किसका तो विसर्ग, यानी कि दो संधि पढ़ाए थे व्यंजन वाला में अच्युत संधि और अष्टुत्व संधि। ठीक है, यानी कि अष्टोनाष्टु और अस्तोनास्तु। ठीक है, उसी के नियमों से जो है क्रमशः यहाँ पे तलावे स और मूर्धन्य स में बदला जाता है। यहाँ पर जो समझाने के लिए 3 प्रकार का यहाँ पे बतला दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सस जुसो रूह संधि जो है सस जुसो रूह, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या बोला, तो यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और कोई भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आ जाए तो वर्ण का जो है विसर्ग रहेगा तो र हो जाएगा। कैसे हो देखिए, इसको जो है सस जुसो रू को रुत्व संधि भी कहते हैं। देखिए पदांत स एवं सजुस के यानी कि पदांत स एवं सजुस को रू हो जाए। ठीक है, यानी कि क्या होगा इसमें स का मूर्धन्य स का ठीक है ये सब का यानी कि किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे ना तो विसर्ग का क्या हो जाएगा तो र हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे निह उपाय, तो ये उपाय है ना तो उ आया स्वर में तो क्या हो जाएगा विसर्ग का नी उकार है यहाँ तो निरूपाय हो गया। समझ में आ गया, मतलब र बन गया विसर्ग। ठीक है, निह जलम, तो देखिए ज है तो तीसरा वर्ण है तो निह फिर विसर्ग क्या चीज़ में बदल गया तो निर्जलम यानी कि र बदल गया निह झर। तो यहाँ जो आया ना समझ में कि सस जो सो रू। ठीक है, अर्थात यदि विसर्ग के जो है पहले अ या को छोड़कर अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, उसके बाद जो है कोई स्वर या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग या का जो है र हो जाता है और उसके साथ जो है स तलावे स मूर्धन्य स दंती स भी रहे तब पर भी स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सस जुसो का मतलब ही होता है स और जस्चु के का जो है र हो जाना। ठीक है, तो समझ गए रुत्व संधि। तो इसका सूत्र सस जुसो रू अर्थात सकार के स्थान पर रू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें जो है आप लोग केवल इतना ही याद रखिएगा नियम। ठीक है, सूत्र को जो है भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या होता है सस जुसो रू में समझा दिए, इसको जो है ऋतु संधि भी कहते हैं। देखिए आगे उत्व संधि में जो है ना सूत्र तो हम लोग क्या पढ़े सस जुसो रू, तो पदांत स एवं सजूस स को रू हो जाए। ठीक
ठीक है, याद रखिएगा। ये सूत्र का मतलब क्या है, पदांत स एवं यानी कि स तालव्य स एवं सजूस के स का जो है र हो जाए तो वहाँ पर जो है ऋतु संधि होता है। और उसके साथ साथ ये नियम भी याद रखिएगा, आ या यानी कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तथा बाद में कोई जो है उसके बाद जो है तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो वहाँ विसर्ग संधि का यानी कि र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उत्तम संधि। तो क्या है, अतोरर पुलुता द पुलुते, यानी कि उत्तम संधि को दो प्रकार से यहाँ पे बांटा गया। देखिए अगला जो है उत्तम संधि है। ठीक है, अगला क्या है, उत्तम संधि है। तो उत्तम क्या है, उत्तम में जो है दो सूत्र आता है, अतो रोर अपुलुता अपुलुते, और दूसरा जो है सूत्र हंसी च। ये क्या कर रहा है, विसर्ग के पहले जो है ना, विसर्ग के पहले और बाद में जो है क्या आ जाए, यानी कि अ दिखे ऐसा, और पहले भी इधर भी अ दिखे तो यहाँ पे जो है ये दोनों अ मिल के क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। और फिर ऊ जब बनेगा तो ई वाला ऊ मिल के और यहाँ ऊ दोनों मिल के जो है ओ बन जाएगा। क्या बताए, देखिए ये जो है विसर्ग है, र यहाँ पे लिखा है विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग है, देखिए विसर्ग है, और इधर भी और दिख जाए इधर भी और दिख जाए तो ये दोनों जो है मिलके क्या बन गया, देखिए ये दोनों मिलके ऊह बन गया। ठीक है, उकार, और ये अ मिलके जो है अ और ऊ मिलके ओ बन गया। ठीक है, उसी प्रकार हंसी च में जो है एक बगल अ दिख जाए और एक बगल हस वर्ण दिख जाए। ठीक है, हस वर्ण में जो भी वर्ण आएगा हस प्रत्याहार में, तो यहाँ पे जो है हस और यहाँ पे विसर्ग बीच में है र के स्थान पर, तो ये हस और विसर्ग मिलके क्या बन जाएगा, यानी कि ऊ बन गया, र और विसर्ग मिलके। ठीक है, और फिर ये दोनों अ मिलके यानी कि ये वाला अ मिलके जो है ऊ बना दिया। ओ देखिए यहाँ पे चिन्ह जो है दिखाया गया है, क्या बना, और फिर जो है ये जो है ओ जो है क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह, ऐसे वाला चिन्ह बन जाएगा। देखिए अब आगे, अतोरोर अप्लुताद अप्लुते, अतोरोर अप्लुताद अप्लुते, यदि विसर्ग के आगे पीछे जो है ना अ आए तो विसर्ग एवं प्रथम अ को मिलाकर ओ बन जाएगा। ठीक है, और जो है तथा बाद वाला अ जो है उपद माननीय का जो है चिन्ह धारण कर लेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे शिव अर्धय है ना, तो ये दोनों जो है मिला के क्या हो गया, और शिव में जो है शिव में देखिए पहले विसर्ग को हटा दीजिए, विसर्ग को क्या करना है यहाँ पे लिख दीजिए, विसर्ग हो गया, और शिव में जो है शिव में जो है अ आता है, शिव में क्या आता है अ, सी ब अ आ रहा है, और यहाँ पे अर्ध। ठीक है, अर्ध, तो यहाँ भी अ आया, तो विसर्ग और अ मिला के क्या बना दिया, तो ऊ बना दिया। ठीक है, ऊ बना दिया, और ये वो वाला अ मिला के ओ बना दिया, और फिर जो है ये ओ कार जब हो गया, ओ कार हो गया तो अ जो है एक उपधमानीय बन गया और ओ कार हो गया। ठीक है, अर्थात शिवो और उपधमानीय अर्च, यानी कि शिवो आचार्य, समझ में आ गया। अर्थात ओ जो बना ना वो जो है उपधमानीय बन गया, अ और ओ कार यहाँ पे बना। ठीक है, अब देखिए प्रथम अध्याय, इसमें भी म में जो है अ आता है, तो ये अकार यानी कि विसर्ग और अ मिल के ऊ बनाया। ठीक है, और उसके बाद म जो है क्या बना दिया, ओ बना दिया, म वाला अ मिल के ओ, और उसका क्या बन गया, तो उसके बाद क्या बन गया, तो उसका जो है पुलुत यानी कि अवग्रह चिन्ह बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रथमो अध्याय, इतना समझ लीजिएगा। अगर ये जो है यश अभिलाषी में जो है, यश अभिलाषी में विसर्ग आया ना, अ आया, यानी कि अ आ आएगा ना, इतना ही समझिएगा, अ आ आएगा ना, और विसर्ग के बाद आ गया, यानी कि अ और आ गया, उसके बाद अगर हंसी च भी यानी कि हस संधि भी आ गया तो उसका जो है ओ हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सीधा देखिए बताते हैं,
इतना नहीं बड़का याद रखिए, चुपचाप इतना याद रखिएगा, ये दोनों तरफ जो है अगर विसर्ग के बाद अ यानी कि अ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अर्थात अगर एक तरफ अ और एक तरफ पूरा हर्ष वर्ण भी आ जाए तो सीधा ओ हो जाएगा और ओ का जो है उपध्मानीय हो जाएगा। तो ओ का उपध्मानीय हो जाएगा और ओ कार जो है पहले वाला वर्ण के यानी कि ओ कार हो जाएगा। देखिए सह अवदतः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो अवदतः। क्यों, तो ओ होता है ना, विसर्ग और अ मिल के सो बना दिया यानी कि ओ बना दिया, तो ओ कार जो है ओ कार सो में चला गया और अब अग्रह चिन्ह आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हंसी च में भी वही हुआ। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे और बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ यानी कि तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे, उसके बाद य र ल व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। अर्थात हस वर्ण रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। उसके बाद जो है पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है, अ का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद जो है इसमें भी उपध्मानीय लग जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है उपध्मानीय नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें उपध्मानीय नहीं लगेगा, केवल ऊपर वाला में ही उपध्मानीय लगेगा, अ दिख जाए तब। इसमें सीधा जो है ओ कार हो जाएगा। ठीक है, हंसी च में देखिए जैसे कि मन रथ, तब मन रथ दोनों तरफ न में अ आ रहा है, र में भी अ आ रहा है, तो यानी कि ये जो है हर्ष वर्ण में आ रहा है, तो र हर्ष वर्ण में और विसर्ग के साथ हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे ओ कार, तो मनोरथ। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। इसमें से हर्ष वर्ण रहेगा, पहले अ रहेगा, उसके बाद हर्ष वर्ण रहेगा। देखिए पहले अ रहेगा, उसके बाद हर्ष वर्ण रहेगा और बीच में विसर्ग रहेगा, तो दोनों का जो है ओ हो जाएगा। ठीक है, हर्ष वर्ण और अ मिलके और विसर्ग मिलके ओ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ में सरह आ वरह, तो सरोवरः मनः रमः, तो मनोरम मनोरमः तेजमयः तेजोमयः। ठीक है, ये जो है देखिएगा फिर से। अब देखिए अगला जो है सूत्र है रोरी है, रोरी। तो रोरी जो है इसको रोपल संधि भी कहता है। रह री, र वर्ण के बाद यदि र वर्ण आए तो वह पहले वाले ल वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक है, लोप हुए र के पूर्व ह्रस्व अ ई उ वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, र वर्ण के बाद यदि क्या आ जाए, र वर्ण आए तो पहले वाले र का क्या होगा, र वर्ण का लोप हो जाएगा। देखिए संस्कृत में जो है रह को जो है विसर्ग कह सकते हैं। ठीक है, रह को क्या कह सकते हैं, विसर्ग कह सकते हैं। तो रोरी, रह का मतलब जो है विसर्ग समझिएगा। तो रह यानी कि र वर्ण के बाद यदि र वर्ण आए तो, अर्थात र वर्ण के बाद यदि र आए तो विसर्ग को हम र कह सकते हैं। तो पहले वाले र का जो है क्या हो सकता है, र वर्ण का लोप हो जाता है। लोप हुए र के पूर्व अगर ह्रस्व अ ई उ वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण रहेगा तो दीर्घ कर देंगे। देखिए अर्थात क्या है, विसर्ग के बाद र आएगा ना, याद रखिएगा रोरी में क्या होता है, विसर्ग के बाद र आएगा तो पहले जो है विसर्ग का जो है क्या लोप हो जाएगा, क्या होगा, लोप हो जाएगा। इतना रखिएगा आसान भाषा में। ठीक है, और अगर दीर्घ ह्रस्व अ ई होगा ना, अ ई उ, तो उसका दीर्घ हो जाएगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि निह रवह, तो यहाँ विसर्ग है ना, इसको निह रवह, तो दो बार आ गया, र आएगा ना, र से पहले विसर्ग, तो यहाँ की नी रवह विसर्ग का लोप हो गया। ठीक है, र आ जाएगा, र के साथ अगर विसर्ग का संधि होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और अगर अ ई उ है ह्रस्व तो उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दू राजा, तो र आ गया यहाँ पे, तो दूर राजा। यहाँ पे देखिए दू है ना, क्या, तो ह्रस्व, दू ह्रस्व है तो दुराज है। देखिए यहाँ पे उकार हो गया यानी कि दीर्घ हो गया, दुराज। निरोग, तो यहाँ पे देखिए निरोगा हो गया। प्रातः, तो यहाँ पे रम्यम हो गया, प्रातारम्यम, तो पुनरः हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, र का मतलब संस्कृत में यानी कि विसर्ग। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या होता है, तो विसर्ग के बाद अगर र, विसर्ग का संधि जो है र के साथ होगा ना तो विसर्ग लोप हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग जैसे कि रोग और यानी कि निह रोग, तो निह में विसर्ग है ना और रो आ गया तो विसर्ग का लोप होके निरोग हो गया। ठीक है, और अगर क्या, तो क्या बोला, अगर विसर्ग का से जो है विसर्ग के साथ र का संधि होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और ह्रस्व, देखिए ये जो है अगला है
सूत्र क्या है? सूत्र खर वसानयो विसर्जनीय, अर्थात खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आता है? तो जैसे कि खर प्रत्याहार बनाइए, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जो है खर प्रत्याहार में आता है। तो विसर्ग के बाद जो है ना राम र, यानी कि अंतिम में तो र रहेगा तो उसको विसर्ग हो ही जाता है। अंतिम में र रहेगा, किसी भी अथी में रहेगा, अक्षर में अंतिम में रहे तो विसर्ग, यानी कि विसर्ग में जो है क्या कह रहा है कि अगर कोई खर प्रत्याहार है ना, खर प्रत्याहार सभी वर्गों का जो है प्रथम और द्वितीय वर्ण रहा तो उसका जो है कोई संधि नहीं होगा। ठीक है, र अगर अंतिम में विसर्ग रहेगा तो कोई संधि, जैसे कि राम है ना यहाँ पे लिखल राम, तो क्या हो गया उसका, उसके आगे है पठती, तो इसमें जो है संधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पे जो है प फ वाला पहला वर्ग है। ठीक है, पहला वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे राम पठती सीधा रह जाएगा। देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे ना रामर तो पठती, तो यहाँ पे खर आ गया प्रत्याहार प में, तो राम पठती सीधा लिख दिए, र को जो है विसर्ग में बदल के अब वृक्षर फलती, तो वृक्ष फलती लिख दिए। ठीक है, यानी कि खर प्रत्याहार रहेगा ना विसर्ग के पहले, यानी कि विसर्ग के बाद खल प्रत्याहार रहेगा तो वहाँ पे कोई जो है नहीं होगा, र के बाद जो है वही बोल रहा है। तो आज के वीडियो में जो है समझे क्या? तो विसर्ग संधि। मिलते हैं अगले वीडियो में।